ऑपरेशन सिंदूर भले ही स्थगित हो गया हो, लेकिन मोदी सरकार पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को दरकिनार करने के लिए तैयार नहीं है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को बेनकाब करने के लिए एक खास रणनीति बनाई है, जिसके तहत पक्ष विपक्ष के बैरियर को तोड़ते हुए 40 सांसदों को चुना गया है, जिन्हें 7 टीमों में बांटकर अलग अलग देशों में भेजा जाएगा। ये सांसद अलग अलग टीमों में बंटकर दुनिया के देशों में पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की पोल खोलेंगे। पीएम मोदी के इस स्पेशल 7 टीम में भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद, वैजयंत पांडा, जनता दल यूनाइटेड से संजय कुमार झा, डीएमके से कनिमोझी, एनसीपी शरद पवार गुट से सुप्रिया सुले और शिवसेना शिंदे गुट से श्रीकांत शिंदे शामिल हैं। लेकिन इस 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में 2 नाम चौंकाने वाले हैं। पीएम मोदी ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व की जिम्मेदारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को सौंपी है। वहीं दूसरा नाम AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी का है, जो पीएम मोदी के कट्टर आलोचक माने जाते हैं। अब शशि थरूर के चयन को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि उनका चयन पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी के सहमति के बगैर किया है। कांग्रेस पार्टी ने इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने के लिए 4 नाम दिए थे। वो नाम है आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार। लेकिन पीएम मोदी ने कांग्रेस से मिले इन 4 नामों की जगह पर शशि थरूर को तरजीह दी और उन्हें 7 सदस्यीय टीम के नेतृत्व की जिम्मेदारी भी सौंप दी। आइए आपको बताते हैं कि शशि थरूर की ऐसी क्या खासियत है, जिसे देखकर टीम मोदी ने उनका चयन इस खास अभियान के लिए किया है। Has been very troubling because it has de facto handed Pakistan a victory that Pakistan has not earned by choosing unnecessarily to imply an equivalence between India and Pakistan. It was equating the victim and the perpetrator by speaking in terms of getting the two to sit down together and talk to end their thousands of years of conflict. Apart from the fact that it hasn't been thousands of years, there is the fact that we are certainly not going to give Pakistan the satisfaction of earning negotiating rights at the point of a gun. We're not going to talk to the Pakistanis after what they have done to us. By killing innocent civilians, and I'm sorry if that's what Mr. Trump wants. शशि थरूर की पहचान एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता होने के साथ साथ एक बड़े डिप्लोमेट की रही है। शशि थरूर के पास संयुक्त राष्ट्र में काम करने का लंबा अनुभव है। थरूर ने 1978 में UNHCR से अपना करियर शुरू किया और 1981 से 84 तक सिंगापुर में UNHCR के प्रमुख रहे। 1989 में थरूर को युगोस्लाविया में शांति अभियानों को चलाने के लिए विशेष रणनीतिक सहायक बनाया गया। 2001 में संचार और जन सूचना विभाग के अंतरिम प्रमुख बने और 2002 में उन्हें संचार और जन सूचना के लिए अवर महासचिव बनाया गया। शशि थरूर एक राजनयिक रहते हुए ये जानते हैं कि किस देश की क्या फितरत है, कौन से राजनेता की क्या कूटनीतिक ताकत है और इससे आगे उन्हें किस तरह से जवाब देना है। यही कारण है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान सीज फायर पर बोला तो थरूर ने पीएम मोदी की चुप्पी का समर्थन किया। थरूर ने इसे पीएम मोदी की कूटनीति का हिस्सा बताया। इससे पहले भी थरूर रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पीएम मोदी की चुप्पी का समर्थन कर चुके हैं। बात ऑपरेशन सिंदूर की करें तो इन्होंने शुरुआत से ही इसका समर्थन किया। यहाँ तक कि हमले के दौरान अलग अलग मीडिया चैनलों पर जाकर भारत के स्टैंड को दुनिया के सामने रखा, जिसके कारण विपक्ष के नेता भी हो गए। ऐसे में उम्मीद है कि शशि थरूर अपनी कूटनीति और रणनीति से पाकिस्तान के नापाक इरादों को हर स्तर पर कामयाब करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अब बात करते हैं AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी की। प्रधानमंत्री के 7 सदस्यीय टीम के ओवैसी भी सदस्य हैं। लोग हैरान हैं कि हमेशा पीएम मोदी की आलोचना करने वाले ओवैसी को पीएम मोदी ने अपनी टीम में क्यों रखा है। दरअसल पहलगाम हमले के बाद से ही असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान के खिलाफ जमकर बोल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जमकर समर्थन करते हुए कहा, आतंकवाद को पालने वालों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान के आतंकी स्ट्रक्चर को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। AIMIM प्रमुख ओवैसी भारत में मोदी का विरोध करने वाले मुखर नेताओं में रहे हैं, लेकिन उनको इस टीम में शामिल करने के फैसले को लेकर माना जा रहा है एक मुस्लिम चेहरा और पढ़ा लिखा होने के कारण ओवैसी मुस्लिम देशों को साध सकते हैं। ओवैसी की छवि एक कट्टर मुस्लिम नेता की है। ऐसे में माना जा रहा है कि मुस्लिम देशों में उनकी बात का बड़ा महत्व होगा। देखिए, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई हम लोग MIM पार्टी, NCP पार्टी या वो पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़रूर है, एक पार्टी के तरफ से इलेक्ट हुए हैं, बट ये जो काम है हम अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने, मुल्क में क्या हो रहा उन देशों में जाके बताने के लिए, कैसा हमारे मुल्क में
हमारी बेटियां बेवा हो रही हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं। कैसा पाकिस्तान इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहता है और पूरी दुनिया को ये देखना है कि हमारी फिफ्थ और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी है। अगर यहाँ पर कोई एक नेबरिंग कंट्री जो खुद इंस्टेबल है, अगर यहाँ पर डिस्टेबलाइज होगा तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसका असर क्या पड़ने वाला है, ये समझना है ना, पूरे विश्व को समझना है। ओवैसी नेता बनने से पहले एक बड़े वकील हैं जिन्होंने लंदन से पढ़ाई की है। वो अपनी बातों को तर्कों के साथ रखने के लिए मशहूर हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखने के लिए आपसी राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर सारा देश एक साथ है। सारे राजनीतिक दल देश हित में सरकार और सरकार की नीतियों के साथ खड़े हैं। इससे पहले 1994 में कांग्रेस की सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत का नेतृत्व करने के लिए चुना था। अटल बिहारी वाजपेयी जब वहां पहुंचे तो पाकिस्तान भी हैरान था। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।